कैसेट नंबर 2, साइड ए, प्रारंभ, पृष्ठ 40, अध्याय 5, शेष भाग। भारतीय परंपरा में उपनिषदों में ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग के 3 पड़ाव हैं। 1 श्रवण, दूसरा मनन, तीसरा निधिध्यासन। इन 3 पड़ावों में मनन अवस्था में विचार विमर्श के दौरान तर्क की स्थिति बनी रहती है। अतः तर्क एक प्रकार से विवेकपूर्ण यानी विश्लेषण परक चिंतन का आधार है। भारतीय दर्शन में तर्क की सीमाओं को भी स्पष्ट रूप से वर्णन है, फिर भी ज्ञान प्राप्ति के लिए इसे एक महत्वपूर्ण साधन माना है। पाश्चात्य दर्शन में भी तर्क को विवेकपूर्ण चिंतन का आधार माना गया है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यह माना जाता है कि यह ज्ञान वैध भी हो सकता है, यानी जो प्रमाणित किया जा चुका है, और अवैध भी। वैध ज्ञान को ही विश्वास योग्य माना जाता है। तर्क ज्ञान को वैध मानने की ही प्रक्रिया है। तर्क के आधार पर ही ज्ञान पाने के 2 तरीके अपनाए हैं। पहला निगमन, दूसरा आगमन। पहले तरीके यानी निगमन तर्क की स्थिति बाद में रहती है। इसमें हम सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। जैसे इस संसार में सभी व्यक्ति यानी मनुष्य मरणशील हैं, सामान्य वाक्य का, क्योंकि एक व्यक्ति मनुष्य है इसीलिए का मरणशील है। आगमन में यह स्थिति बदल जाती है। हम यानी विशिष्ट वाक्य विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं। का मरणशील है, का भी मनुष्य है, अतः सभी मनुष्य मरणशील होते हैं। यह बात तो साफ ही है कि तर्क का आधार अनुभव रूपी तथ्य होते हैं, परंतु यह अपने आप में एक बौद्धिक प्रक्रिया है। यह जरूरी नहीं कि तर्क हमेशा अपने अनुभवों पर आधारित हो। कई बार कोई ऐसे तर्कों का सहारा भी लेते हैं जो दूसरों के द्वारा कहे हुए और उनके अनुभवों पर आधारित होते हैं। ये तर्क इस विश्वास पर टिके होते हैं कि ये तर्क विश्वास योग्य होंगे। विधि के रूप में तर्क संवाद विधि के अंग होते हैं तथा इन्हीं के सहारे वाद प्रतिवाद के रूप में संवाद की प्रक्रिया तब तक बनी रहती है जब तक कोई निष्कर्ष अथवा निर्णय ना हो जाए। इस तर्क अथवा बुद्धिपरक विचारधारा की कुछ मुख्य मान्यताओं को इस प्रकार देखा जा सकता है। 1 व्यक्ति का समूचा ज्ञान बुद्धि पर ही आधारित है। 2 बुद्धि ही ज्ञान का आदि है और बुद्धि ही अंत। 3 ज्ञान संकल्पनाओं के रूप में बुद्धि से पहले ही विराजमान रहता है। 4 बुद्धि ज्ञान का साधन है, बुद्धि ही ज्ञान का अधिकरण भी। शिक्षा के संदर्भ में अतः मोटे तौर पर बुद्धि पकड़ पद्धतियों पर आधारित शिक्षण पद्धतियों का झुकाव निरंतर बौद्धिक विकास होता है। बच्चों में निरंतर तर्क विकसित करना तथा बात को सिद्ध करने की क्षमता का विकास ही शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है। कोशिश यही रहती है कि शिक्षार्थी किसी बिंदु को एक आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तथा समाधान तक पहुंचने के लिए विश्लेषण व संश्लेषण की प्रक्रिया को ही उचित समझें और उसका उपयोग भी कर सकें। बच्चे के मस्तिष्क को प्रेरित करने की नजर से इसमें अध्यापक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अध्यापक का भी यही लगातार कोशिश रहती है कि बच्चे में जानने की इच्छा, प्रेरणा व उत्सुकता बनी रहे तथा वह कुछ समाधान ढूंढने की कोशिश करे। समस्याओं के तर्कपरक समाधान को सामान्य तौर पर दार्शनिक नजर से जोड़ा गया है। शिक्षा दर्शन के कार्य पर विचार करते हुए यह प्राय सोचा गया है कि आज के परिवर्तनशील समाज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि बदलाव की गति बहुत तेज होने से कुछ स्थायी नहीं रह पाता। इसलिए क्षणिकता की अपेक्षा शिक्षा का उद्देश्य समाज को स्थायित्व प्रदान करना होना चाहिए। इसके लिए तर्क के द्वारा संकल्पनाओं का निर्माण करना चाहिए, न कि बार बार बदलते अनुभवों का संगठन। शिक्षा यानी मानव समाज की समस्याओं का स्थायी हल ढूंढना चाहिए, न कि सिर्फ तात्कालिक। इसके लिए भलीभांति विचार विमर्श करके ही निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री ब्रूबेकर के अनुसार इसके लिए सामान्य बुद्धि से काम नहीं चल सकता, क्योंकि उसे अंतिम हल नहीं कहा जा सकता। हालांकि यह दृष्टिकोण बहुत ही अतिवादी दृष्टिकोण लगता है, पर गहराई से विचार करें तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थिरता बहुत ही जरूरी होती है। इसके लिए अनुभव तर्क की कसौटी या आधार के रूप में काम कर रहे होते हैं। इन्हें प्रमाण के रूप में भी लिया जा सकता है। शिक्षा की शुरू आती प्रक्रिया जरूर ठोस से सूक्ष्म की ओर जाने की आवश्यक मांग करती है, लेकिन अनेक अवधारणाओं के निर्माण के बाद उन अवधारणाओं के सहारे ही चलना होता है तथा इनका रूप सूक्ष्म होने के कारण शिक्षण प्रक्रिया भी सूक्ष्म से स्थल यानी सिद्धांत से उदाहरण की ओर जाने लगती है। इस संदर्भ में एक और भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि तर्क हो या इंद्रिय परक अनुभव, दोनों में ज्ञान की अभिव्यक्ति आखिरकार भाषा के द्वारा ही होती है। हर विचार अंततः भाषा को ही माध्यम बनाता है। भाषा शब्दों की एक तर्कपरक व्यवस्था है। इसे समझने के लिए केवल आदत निर्माण से काम नहीं चल पाता, क्योंकि समान वाक्य विभिन्न संदर्भों में अलग अलग अर्थ देते हैं। तरह समान वाक्य की उन शब्दों की कोई व्यवस्था अपने भिन्न क्रम में भी अलग अर्थ ही देगी। अतः इसके लिए भी बच्चों को तार्किक दृष्टि से तैयार करना बहुत जरूरी होता है, पर साथ में शिक्षा शास्त्र की अपनी भाषा के विश्लेषण के लिए भी तार्किक विश्लेषण की जरूरत होती है। तर्क बुनियादी तौर पर विश्लेषण का ही प्रक्रिया है। शिक्षा के क्षेत्र में आज ये तथ्य लगभग स्वीकार कर लिया गया है कि शिक्षा का कार्य है छात्र को एक सोच समझकर सूझबूझ से काम करने के लिए तैयार करना, अपने आप सीखने के लिए तैयार करना, और तर्क इसी अपने आप सीखने की प्रक्रिया का आधारभूत तत्व है। तर्क को समीक्षाई चेतना के रूप में भी देखा गया है। यह माना गया है कि एक शिक्षित व्यक्ति को
किसी भी विषय के बारे में भलीभांति सचेत होकर अपनी टिप्पणी करने के योग्य होना चाहिए। वस्तु या घटना आदि की समीक्षा करने के योग्य भी होना चाहिए। इसके लिए तर्क शक्ति का विकसित होना अत्यंत आवश्यक है। विज्ञान की पद्धति के संदर्भ में कहा जा सकता है कि तर्क का संबंध कारणों को खोजने से है। अतः शिक्षा की पद्धति के अंतर्गत बच्चों को खुद ही समस्या के कारण व समाधान खोजने के लिए तैयार करने से उनमें एक वैज्ञानिक दृष्टि पनपती है, जिससे वे केवल तथ्यों को जानने तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि उसके भी आगे जाकर कारण जानने की कोशिश करते हैं। इस तर्क का उपयोग बच्चों को अपने आसपास के वातावरण को समझने के लिए बखूबी किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम आदि के विकास की प्रक्रिया में भी तर्क का विशेष योगदान है, क्योंकि कौन सी सामग्री किस स्तर के बच्चों के लिए उपयुक्त होगी, इसका निर्णय तर्क के आधार पर ही किया जाता है। इसके अंतर्गत सिर्फ बच्चों के मानसिक स्तर आदि के अलावा पाठ्य सामग्री का क्रम भी तर्क पर ही आधारित रहता है। इस तरह से शिक्षा के संदर्भ में तर्क का दायरा बहुत ही विशाल है। बुनियादी तौर पर शिक्षा प्रक्रिया का हर निर्णय तर्क पर ही आधारित होता है, यानी तर्क दिए गए सिद्धांत की परीक्षा है, ताकि उस सिद्धांत के कारण संबंधी अलग अलग तरह के वाक्यों आदि के सहारे या तो स्वीकार कर लिए जाएं या फिर उसका त्याग कर दिया जाए। शिक्षा के संदर्भ में इसका उपयोग बालकों को एक विचारशील तर्क युक्त व्यक्तित्व के रूप में विकसित किया जा सके। बालक के इस संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में तर्क सिर्फ एक कारण या तत्व है, इसके अलावा भी अनुभव आदि अन्य कारक भी हैं। इतना होते हुए तर्क की अपनी सीमाएं हैं। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि बच्चे को चिंतन प्रक्रिया के निरंतर विकास के लिए तर्क प्रशिक्षण प्रक्रिया का अपरिहार्य यानी ना छोड़े जाने वाला अंग है, और जिज्ञासा इसका आधारभूत स्तंभ है। विश्वास। विश्वास के लिए जिन अन्य सामान्य शब्दों को इस्तेमाल किया जा सकता है वे हैं यकीन, भरोसा। यह किसी के विषय में एक निश्चित धारणा बनाने की क्रिया है। यह मन की ऐसी अवस्था है जो मन की एक दूसरी अवस्था यानी संदेह को हटाकर उसकी जगह ले लेती है। यह बात यहाँ बहुत ही साफ होनी चाहिए कि यह यानी संदेह की जगह विश्वास द्वारा ले लेना तभी हो सकता है जब दोनों संदेह और विश्वास का लक्ष्य समान बिंदु पर विचार करना हो। यह भी कहा जा सकता है कि विश्वास यानी निश्चितता की खोज का दूसरा नाम है। इसे तर्क की संपूर्ण प्रक्रिया का परिणाम माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में तर्क का लक्ष्य किसी कथन को तर्कों के सहारे विश्वास योग्य बनाना ही होता है। किसी भी कथन को प्रमाणों द्वारा सिद्ध करने का यही आधार होता है कि यह सिद्ध किया जा सके कि अमुक कथन विश्वास योग्य सत्य है। अतः बुनियादी तौर पर यह सत्य की कसौटी है, उसका आवश्यक गुण है। किसी चीज का ज्ञान होने या जानने का असली अर्थ यह है कि उस ज्ञान पर विश्वास किया जाए। अगर ध्यान से देखें तो ज्ञान की समस्या मूल रूप से यही है कि जो ज्ञान प्राप्त किया गया है वह विश्वसनीय है या नहीं। ज्ञान के विभिन्न प्रमाण यानी प्रत्यक्ष या अनुमान आदि ज्ञान को विश्वास योग्य बनाने का ही प्रमाण है। शर्त केवल यही रहती है कि प्रमाणित करने वाले प्रमाण भी विश्वसनीय हों। ज्ञान को विश्वास योग्य बनाने का अर्थ है कि पाया गया ज्ञान एक यथार्थ है, दूसरा इसमें स्थिरता के लक्षण है, तीसरा इस पर निर्भर किया जा सकता है, चौथा अपने लक्ष्य के अनुकूल है, साथ ही इस पर निर्भर रहकर इसे एक सैद्धांतिक रूप भी दिया जा सकता है। कारणों को विश्वास का आधार माना गया है, यानी यदि यह प्रस्तावना की जाती है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और हम इस प्रस्तावना पर विश्वास करते हैं, तो प्रश्न है कि इस प्रस्तावना करने के कारण क्या हैं, क्या आधार है इनका। जो भी उत्तर आएंगे वे इस प्रस्तावना पर विश्वास करने के कारण होंगे। जैसा कि हम जान चुके हैं, ज्ञान पाने के दो मुख्य रास्ते माने गए हैं। पहला तर्क अथवा बुद्धिपरक, दूसरा इंद्रिय अथवा अनुभव परक। अतः विश्वास के आधार रूप कारणों को भी इन्हीं दो रूपों में देखा गया है, एक तार्किक कारण और दूसरा अनुभव संबंधी कारण। इसे दूसरे शब्दों में इस तरह कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी बात पर विश्वास करता है और विश्वास करने के कारणों को यानी तर्क युक्त या अनुभवात्मक भी जानता या बताता है, तो उसके विश्वास करने के कारण मौजूद हैं। अतः विश्वास का आधार कारण माने गए हैं। हालांकि इस बात पर भी अनेक प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं कि क्या सभी प्रकार के विश्वासों के कारण हो सकते हैं, क्या बताए गए कारण विश्वसनीय है, या फिर यदि कोई ये कहे कि मैं विश्वास तो करता हूं पर कारण नहीं जानता, तो फिर क्या स्थिति होगी, या फिर विश्वास पूरा होना चाहिए या टुकड़ों के रूप में। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि विश्वास के समाप्त होते ही तर्क शुरू हो जाते हैं, यानी अगर तर्क की अनुपस्थिति में विश्वास की सत्ता बनी रहती है, यानी तर्क की समाप्ति विश्वास को जन्म देती है, तो विश्वास की अनुपस्थिति में ही तर्क का जन्म होता है। दर्शन शास्त्र में इन जैसे अनेक प्रश्नों पर बहुत विस्तार पूर्वक व लंबी लंबी बहसें हुई हैं। यहाँ हमारे कार्य के क्षेत्र की सीमितता को देखते हुए सार रूप में यही मानना होगा कि विश्वास के कारण रूपी आधारों पर टिका हुआ है। कार्य कारण का संबंध ही इसकी आधार भूमि है। इस संबंध के आधार पर विश्वास को दो रूपों में देखने की कोशिश की गई है। पहला कारणों से उत्पन्न विश्वास यानी व्युत्पन्न विश्वास, दूसरा कारण रहित कुछ बुनियादी विश्वास या धारणाएं।
निगमन प्रणाली में विश्वसनीय कथन देकर उसे फिर सिद्ध किया जाता है, तो आगमन प्रणाली में अनुभवों के आधार पर कथन को विश्वसनीय बनाया जाता है। इस समूची संक्षिप्त चर्चा का अर्थ यह नहीं कि विश्वास हो जाने के बाद कोई सत्य हमेशा के लिए सत्य हो गया या फिर परीक्षा नहीं की जा सकती, बल्कि इसके विपरीत कोई भी सत्य केवल तब तक सत्य बना रहता है जब तक परीक्षा के द्वारा उसे असिद्ध न कर दिया जाए। यानी सत्य को सत्य बना रहने के लिए फिर परीक्षा यानी तार्किक या अनुभव रूपी के द्वारा विश्वास पाते रहना होगा। अतः विश्वास के दो रूप बहुत ही साफ उभरते हैं, पहला तर्कपरक विश्वास, दूसरा अनुभवपरक विश्वास। इनके अतिरिक्त मानव स्वभाव के अनुकूल कुछ ऐसे अन्य सहज विश्वास जैसे सामाजिक या धार्मिक मूल्य आदि के प्रति विश्वास, किसी के कथन पर विश्वास आदि भी हैं। इन्हें आस्था के रूप में देखा गया है। कुछ दार्शनिकों ने इन्हें भी तर्कपरक या अनुभवपरक के रूपों में देखा है। नवीन ज्ञान की खोज में विश्वास की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस स्थिति में यह एक मान्यता के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। नए ज्ञान का खोजकर्ता इसी विश्वास के आधार पर आगे को बढ़ता है। किसी भी शोध प्रक्रिया यानी ज्ञान पाने की प्रक्रिया के निम्नलिखित प्रमुख सोपान हैं। 1. संदेह या जिज्ञासा। 2. स्वतंत्र रूप से विचार करना। 3. संदेह संबंधी विषय तथा स्वतंत्र चिंतन के संदर्भ में आधारभूत आंकड़ों या तथ्यों को इकट्ठा करना। 4. आधारभूत आंकड़ों या तथ्यों का विश्लेषण करना। 5. तर्क आदि की सहायता से आंकड़ों की समीक्षा करना। 6. निर्णय या निश्चितता का बोध होना, दूसरे शब्दों में संदेह का दूर होना या जिज्ञासा का पूरा होना। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल किया जा सकता है कि जो कुछ भी तर्क या बुद्धि द्वारा सिद्ध किया जाता है, तो क्या यह भी जरूरी होगा कि वह विश्वास के योग्य भी है? या जो कुछ अनुभवात्मक है, क्या यह जरूरी होगा कि वह विश्वास योग्य है? क्योंकि तर्क करने में या फिर अनुभव करने में कोई दोष हो सकता है, कोई त्रुटि रह सकती है। इससे भी आगे जाया जाए तो कहा जा सकता है कि अगर किसी तथ्य पर विश्वास कर भी लिया गया तो क्या उस पर विचार नहीं किया जा सकता? बल्कि इसके विपरीत हम देखते हैं व अनुभव करते हैं कि हम कई बार उन तथ्यों पर भी फिर विचार करते हैं जिन पर हमें विश्वास है, और इसके विपरीत भी हम उन तथ्यों पर भी बार बार विचार करते हैं जिन पर हम विश्वास नहीं करते। पाश्चात्य दार्शनिक डेविड ह्यूम बहुत ही साफ साफ इसे स्वीकार करते हैं कि हम अनेकों वस्तुओं पर विचार करते हैं जिनमें विश्वास नहीं करते। तो प्रश्न यह भी है, क्या हमारे विश्वास न करने से वे वस्तु अस्तित्व में नहीं होती? इस प्रकार के अनेकों उलझे हुए प्रश्न हैं तथा इन सब का संबंध ज्ञान के स्वरूप व ज्ञान पाने के साधनों यानी ज्ञान मीमांसा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा के संदर्भ में, शिक्षा प्रक्रिया के संदर्भ में तो विश्वास की समस्या का आयाम बहुत फैला हुआ है। एक और इसका संबंध पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या की पाठ्य सामग्री की विश्वसनीयता से जुड़ा है, तो दूसरी ओर इसका संबंध विभिन्न मूल्यों, आदर्शों तथा शिक्षण विधियों से बना हुआ है। जिस भी शिक्षा विचारक का समाज, बालक, अध्यापक, पाठ्य सामग्री आदि के प्रति जैसा विश्वास होगा, वह शिक्षा प्रक्रिया को उसी प्रकार का मोड़ या रूप देना चाहेगा। यही कारण है कि विभिन्न विचारधाराओं के अलग अलग विश्वास या धारणाएं हैं, अतः उनकी शिक्षा का रूप भी उसी प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार का है। हालांकि सभी का संबंध बच्चे के विकास से जुड़ा हुआ है, फिर भी विकास का प्रतिमान यानी मॉडल अलग अलग तरह का है। यह भी कहा जा सकता है कि कोई भी चिंतक समाज को जिस रूप में देखता है, समाज के प्रति जिस प्रकार का विश्वास बनाता है, वह शिक्षा द्वारा उसी प्रकार के समाज की रचना करना चाहता है। अतः किसी भी समाज की प्रक्रिया का प्रश्न उस समाज के विश्वासों से जुड़ा हुआ है। परिवर्तन में विश्वास करने वाला एक विचारक चाहेगा कि सही प्रकार की पुरानी आस्थाओं के स्थान पर नई व्यवस्था को कायम किया जाए। आधुनिक विचारक सिद्धू कृष्णमूर्ति विश्वास का संबंध इच्छाओं से करते हुए इसे स्वीकार करने की प्रक्रिया को समझाते हैं तथा साथ में यह विश्वास प्रकट करते हैं कि यदि उस विश्वास को स्वीकार करने के अभिप्राय को समझ लें, उस विश्वास के स्वीकार करने के कारण को समझ लें, तो यह संभव है कि हम केवल उसके कारण को ही समझने में समर्थ न हों, वरन उसे स्वीकार से मुक्त भी हो जाएं। उनकी दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य विश्वासों से मुक्त करना ही होना चाहिए। यहाँ पर सीधे साधे तौर पर विश्वास का संबंध परंपराओं से जुड़ने के संदर्भ में किया गया है, और जे कृष्णमूर्ति की नजर में शिक्षा का उद्देश्य है नव मनुष्य का निर्माण। लेकिन बहुतेरे ऐसे चिंतक भी हैं जिनके विचार में शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति का हस्तांतरण है, यानी परंपराओं की निरंतरता। उनकी दृष्टि में इसका अर्थ यह नहीं है कि यह नएपन का विरोध है। नयापन तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, वह सहज है, वह आएगा ही आएगा, रोके भी ना रोका जाएगा। आखिर आमतौर पर किसी भी पौधे को पनपने के लिए अपना पुराना वातावरण तो चाहिए, खाद तो चाहिए। खाद क्या है? क्या कोई नई वस्तु है? क्या पुराने तत्वों का सम्मिश्रण नहीं है? अतः कुछ अतिवादी परंपरावादी तो नएपन के समान ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और तर्क से सिद्ध भी करते हैं कि नएपन के लिए पुराने का बहिष्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि नए की पैदाइश पुराने की गोद में होती है। अतः अगर विश्वासों का संबंध पुरानी परंपराओं से है तो वे त्याज्य नहीं है। इसके विवाद में अगर अभी ना पड़ा जाए तो यह निष्कर्ष तो साफ तौर पर निकाला जा सकता है कि विश्वास का दायरा बहुत बड़ा है। अगर इसका संबंध एक और अंधविश्वासों से है तो दूसरी ओर वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा प्राप्त किए गए
निष्कर्षों पर विश्वास करने से भी है। इसका संबंध अगर विश्वास करके निष्क्रिय बैठ जाने से है तो संदेह के साथ उठने वाले प्रश्नों की सत्यता को जांचने के लिए खोज की सक्रियता से भी है। एक और यदि तर्कपरक पद्धतियों से जुड़ा है तो दूसरी ओर अनुभवात्मकता से भी इसका अटूट संबंध है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है तो समाजशास्त्र का तथ्य भी। बच्चे की विकास की प्रक्रिया है तो समाजशास्त्र का तथ्य भी। बच्चे की विकास की प्रक्रिया में इसका अभूतपूर्व योगदान है। संदेह उठने के बाद विश्वास पाने या करने के लिए संवाद आदि की प्रक्रिया शुरू होती है तो संदेह की स्थापना के रूप में रखे गए प्रारंभिक कथन हैं जो विश्वसनीय रूप में रखे जाते हैं। विश्वास ज्ञान का एक आवश्यक गुण है। ज्ञान प्रक्रिया की कसौटी तो मानव स्वभाव की सक्रियता को प्रेरित करने वाला निष्कर्ष, सत्य की खोज का आदि और अंत है। पृष्ठ 50, अध्याय 6, अनुभव और शिक्षा। मोटे तौर पर अनुभव का अर्थ है अपनी यानी हाथ, नाक, कान, मुंह, पांव आदि इंद्रियों के द्वारा किसी चीज का एहसास करना। ज्ञान प्राप्त करने का यह एक मुख्य व प्रत्यक्ष साधन माना जाता है। अतः इसके द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। हालांकि अनुभव का संबंध सामान्य रूप से 5 इंद्रियों हाथ, नाक, कान, मुंह, पांव से किया जाता है, लेकिन दर्शन शास्त्र में अनेक विचारकों ने इसे केवल इन 5 इंद्रियों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि मन के द्वारा किए गए चिंतन को भी अनुभव माना है। जो परंपरा अनुभव को ही ज्ञान का साधन मानने में विश्वास करती है उसे अनुभववाद कहते हैं। असल में अनुभव को ही ज्ञान का शुरुआती बिंदु माना जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि हर ज्ञान किसी न किसी अनुभव पर ही आश्रित होता है। भारतीय दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने के 3 सोपानों 1 श्रवण, 2 मनन तथा 3 निधिध्यासन में श्रवण द्वारा पाया हुआ ज्ञान ही अनुभवात्मक है। यहाँ श्रवण का अर्थ इस रूप में लेना होगा, इंद्रियों द्वारा पाया हुआ ज्ञान। इसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं तथा सभी दर्शनों ने इसे स्वीकार किया है। इसकी परिभाषा भी इसी प्रकार की गई है। इंद्रियों के संयोग यानी वस्तु व इंद्रियों का संयोग से पाया हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। उमेश मिश्र के अनुसार भारतीय शास्त्रों में सिद्धांत रूप से तत्वों का प्रतिपादन तो किया है, किंतु प्रत्येक जिज्ञासु के लिए साधनों के द्वारा उन तत्वों का साक्षात अनुभव करना आवश्यक है। भारतीय दर्शन में ज्ञान के 2 रूप माने गए हैं, एक प्रमा और दूसरा अप्रमा। अनुभवों की कसौटी पर परखा हुआ ज्ञान ही प्रमा कहलाता है या फिर यथार्थ ज्ञान। इस ज्ञान को स्मृति यानी याददाश्त पर आधारित ज्ञान से भिन्न माना गया है। पाश्चात्य दर्शन में जॉन लॉक को इस सिद्धांत को एक स्पष्ट रूप देने वाला माना गया है। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान है जिस पर अनुभव से अंकित ज्ञान ही ज्ञान है। यानी मनुष्य के मस्तिष्क में ज्ञान पहले से नहीं होता, बल्कि अनुभवों से इसकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ज्ञान भीतर की अपेक्षा बाहर से भीतर की ओर जाता है। लॉक के अनुसार हमारी बुद्धि के पास ऐसा कुछ भी न था जो हमारी इंद्रियों के पास न था। अनुभववादियों के अनुसार अनुभव द्वारा पाया ज्ञान ही एक वैज्ञानिक प्रमाणित व वैध ज्ञान है, दूसरा यही ज्ञान सर्वव्यापी व आवश्यक है। पाश्चात्य दार्शनिक डेविड ह्यूम ने साथ में यह भी जोड़ा कि अनुभवों द्वारा पाया ज्ञान भी निश्चयात्मक नहीं है। उन्होंने ज्ञान की प्रक्रिया में संशयवाद की एक स्पष्ट नींव डाली। इस ज्ञान की उत्पत्ति संवेदना व चिंतन द्वारा होती है तथा यह आगमन विधि पर आधारित ज्ञान है। अतः समूचा ज्ञान अर्जित ज्ञान है। अनुभव का संबंध मूल रूप से वर्तमान के प्रत्यक्ष यानी वस्तु और इंद्रियों के संयोग से है। सामान्य तौर पर यह किसी वस्तु या घटना से जुड़ा होता है। इस आधार पर अपने सीमित अर्थ में इसे सीमित ही माना गया है, क्योंकि यह एक केवल उस समय का ज्ञान है, दूसरा केवल उस वस्तु या घटना तक सीमित है। प्रोफेसर दयाकृष्ण के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान यानी अनुभवात्मक ज्ञान वर्तमान से सीमित तो अवश्य है, परंतु यह उसी समय समाप्त नहीं हो जाता। यह ज्ञान एक साथ अनेक मनुष्यों द्वारा अपने अपने अनुभवों के आधार पर जाना जाता है। परिस्थितियों के आधार पर उसका रूप भिन्न हो सकता है। इतना ही नहीं, अनेक बार यह भ्रमात्मक भी हो सकता है, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। प्रोफेसर दयाकृष्ण का मानना है कि वे वास्तव में उतना वर्तमान तक सीमित नहीं है जितना कि हम उसके बारे में मान बैठे हैं। यहाँ एक और भी गहरा प्रश्न है कि आखिर अनुभव किसका यानी किस वस्तु का सर्दी लगना अनुभव है या सर्दी से होने वाली बेचैनी आदि की अनुभूति। फिर अनुभूति आदि तो भाव है। क्या भाव को स्थूल इंद्रियों से व्यक्त किया जा सकता है? क्या इसे वाणी द्वारा ही पूरी तरह से व्यक्त किया जा सकता है? अनुभूति को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? इस तरह दार्शनिकों ने अनुभवों को बहुत सीमित प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में देखा है। ज्ञान पाने का यह सबसे मुख्य साधन होते हुए भी सीमित माना गया है। अगर हम विश्वास के संदर्भ में देखें तो स्पष्ट होता है कि विश्वास का होना या ना होना अनुभवों के अनुकूल होने या प्रतिकूल होने पर निर्भर करता है। अनुकूल अनुभव किसी भी कथन की विश्वसनीयता को जन्म देते हैं, तो विपरीत अनुभवों से संदेह की उत्पत्ति होती है। भारतीय और पाश्चात्य दोनों दर्शनों में ज्ञान के जो भिन्न भिन्न साधन या प्रमाण माने गए हैं, उनमें एक साधन प्रत्यक्ष को सभी ने समान रूप से स्वीकार किया है। जो अंतर दिखाई देता है वह इसके स्वरूप या दायरे को लेकर है कि अनुभवों को केवल स्थूल इंद्रियों तक ही सीमित किया जाए
या मनस को भी एक इंद्रिय के रूप में स्वीकार करके उसके द्वारा पाए ज्ञान को भी अनुभवात्मक ज्ञान माना जाए। इस तरह अगर अनुभव का आधार प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष को सभी ने लगभग एक मत से स्वीकार किया है। हाँ, बहस उसके स्वरूप पर अवश्य हो सकती है। अनुभवों पर आधारित ज्ञान पाने की विधि का विकास ठोस से सूक्ष्म की ओर के रूप में हुआ है। इस पर आधारित विधि ही आगमन पद्धति कहलाती है। इसे ही वैज्ञानिक पद्धति के रूप में स्वीकार किया गया है। अपने ठोस रूप में अनुभवों पर आधारित विधि प्रयोग करने की विधि है, अनेक प्रकार की गतिविधियों से जुड़ी हुई पद्धति। इस विधि को मनोवैज्ञानिक विधि के रूप में भी देखा गया है। इसी कारण से इसे बच्चों के स्वभाव, रुचि रुझानों के अनुकूल माना गया है। शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही मजेदार बात देखने को मिलती है कि जिन शिक्षाविदों का झुकाव ज्ञान पाने की तर्क परक विधियों की ओर है, या जिन्होंने मूल्यों, आदर्शों जैसी अवधारणाओं को महत्व दिया है, वे भी बच्चों को सिखाने की दृष्टि से करके सीखना, प्रयोग, अवलोकन, अनुकूल वातावरण के निर्माण, गतिविधियों, अभ्यास का महत्व दिया है। खासतौर पर सीखने की शुरुआत आती उम्र में ये सभी तत्व अनुभवों द्वारा सीखने के ही अंग हैं। इन सभी तत्वों को बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति का अंग माना गया है। शिक्षा प्रक्रिया के क्षेत्र में श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग व इनके महत्व के पीछे यही विचार है कि बच्चे केवल मनस द्वारा ग्रहण करने के स्थान पर अधिक से अधिक इंद्रियों का उपयोग कर ज्ञान का प्रत्यक्ष कर सकें। असल में विकास की प्रक्रिया एक लगातार चलाने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति एक तरह से हर क्षण एक नए वातावरण में जीता है। अतः उसके विकास के लिए जरूरी हो जाता है कि वह नए नए अनुभवों के माध्यम से नए वातावरण के साथ तालमेल बैठा सके। दार्शनिक दृष्टि से माना गया है कि नवीनता ज्ञान का अभिन्न लक्षण है। अतः नवीनता की अनुभूति ज्ञान पाने की आवश्यक जरूरत है। इसलिए भी अनुभवों को सीखने का अभिन्न साधन माना गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुभवों को मनुष्य की एक महत्वपूर्ण जरूरत, अभिव्यक्ति का साधन माना गया है। अतः शिक्षण प्रक्रिया में अनुभवों का ही सबसे अधिक महत्व दिया गया है। इस दृष्टि से इसे सीखने की सहज प्रक्रिया के रूप में देखा गया है, क्योंकि अनुभवों के माध्यम से बच्चे के चारों ओर वातावरण के एक सहज वातावरण के रूप में बदला जा सकता है, जिसके माध्यम से वह फिर अनुभवों द्वारा ज्ञान का अर्जन करता है। वह ज्ञान की सूक्ष्म अवधारणाओं को ठोस अनुभवों के रूप में सहजता से पाता है। साथ ही साथ उसका वातावरण के साथ सहज समायोजन भी होता चलता है, जिससे बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया भी अधिक सहज हो जाती है। आज के बहुत तेजी से बदलते समाज में इसे और भी ज्यादा सार्थक रूप में देखने की कोशिश की गई है, ताकि सिद्धांतों और व्यवहार में एक तालमेल बना रहे, नहीं तो हमेशा एक टकराव उत्पन्न की स्थिति बनी रहती है। सार रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवों से अभिप्राय है कक्षा, ज्ञान, समाज, बच्चे की प्रकृति, शिक्षण विधियों के बीच एक तालमेल बैठाना आदि, यानी ज्ञान को एक वास्तविक, जीवांत, ठोस धरातल वातावरण में पाना। अगर बुद्धिपरक और अनुभवपरक पद्धतियों की अतिवादिता को छोड़ दिया जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सूझबूझ का परिचय वास्तविक वातावरण में ही मिल सकता है, और वास्तविक वातावरण का सार्थक उपयोगिता सूझबूझ से किए गए प्रयोग में निहित है। पृष्ठ 54, अध्याय 7, मूल्य और शिक्षा। किसी भी समाज की जीवन शैली को यदि मूल्यों का प्रतिबिंब या मूल्यों का पाने की कोशिश कह दें तो शायद कोई बहुत ही बड़ी बात ना होगी, क्योंकि हर समाज अपने व्यवहार के द्वारा किन्हीं मूल्यों को ही दर्शाता है तथा अपने समूह का मूल्यों को पाने के लिए या फिर उनकी सुरक्षा के लिए लगातार कोशिश करता रहता है। साथ ही वह नई परिस्थितियों में नए लक्षणों या आदर्शों के निर्माण की प्रक्रिया में नए मूल्यों की स्थापना भी करता है। यही कारण है कि मूल्य समाज के व्यवहार को प्रेरित करने के रूप में निर्देशक का काम करते हैं। ये समाज के द्वारा पाए जाने की कोशिश में सामाजिक लक्ष्यों का रूप ले लेते हैं। समाज की परंपरा संस्कृति का अंग होने के कारण सांस्कृतिक धरोहर माने जाते हैं तथा नई परिस्थितियों के प्रभाव से नए चिंतन के कारण या फिर किन्हीं अन्य कई कारणों से बदलाव के लक्ष्य या बदलाव के कारण के रूप में भी लगातार क्रियाशील रहते हैं। लेकिन एक बुनियादी प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि आखिरकार मूल्य है क्या। इसे जानने के लिए आइए जरा निम्नलिखित परिस्थितियों व प्रश्नों पर विचार करें। किसी भी पाठ्य पुस्तक के निर्माण में कई तरह की विषय सामग्री से अगर कुछ खास सामग्री का चुनाव किया जाता है तो आखिर क्यों? एक अध्यापक अगर अनेक विधियों में पढ़ाने से के लिए एक विधि को अपनाता है तो इसके पीछे अवश्य ही कोई ना कोई कारण होगा। हम अगर अनेक लोगों में से कुछ ही को अपने मित्र के रूप में चुनते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई प्रेरणा काम कर रही होगी। हमारे भोजन के लिए तो हमारे चारों ओर अनेकों वस्तुएं हैं, पर हम कुछ को ही चुनते हैं तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। इसी तरह से अन्य अनेकों उदाहरण लिए जा सकते हैं। इन सभी पर विचार करने पर हम इन वस्तुओं के चुनाव के पीछे अनेक कारणों को भी पा सकते हैं। इन्हीं कारणों के कारण ही हम कुछ चुनी हुई वस्तुओं को महत्व देते हैं और कुछ को नहीं। सामान्य तौर पर यही महत्व उस वस्तु का मूल्य है। हालांकि मूल्य की यह व्याख्या या स्पष्टीकरण बहुत ही ऊपर स्तर या मोटे स्तर पर की गई है, लेकिन यह भी सच है कि मूल्य की विशिष्ट व्याख्या भी बुनियादी तौर पर मूल्य की इसी व्याख्या पर आधारित है। मूल्य अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत तथा अमूर्त कल्पना है,
जिसमें अनेक प्रकार के आयामों को देखा व परखा जाता है। एक और किसी भी समाज की संस्कृति की श्रेष्ठता इन मूल्यों के स्वरूप पर ही निर्भर करती है, तो दूसरी ओर ये किसी भी समाज के सदस्यों के व्यवहार की कसौटी भी माने जाते हैं। सामान्य तौर पर किसी भी समाज की शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य इन मूल्यों का ही माना होता है, जिन्हें प्राय शिक्षा के उद्देश्य अथवा लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया जाता है, ताकि उस समाज के सदस्य समाज की एक निर्धारित या फिर निश्चित सी जीवन शैली में ढाले जा सकें। वे समाज के द्वारा स्वीकार किए गए व्यवहार के मानदंड के अनुसार व्यवहार कर सकें। सामाजिक संदर्भों में जीवन जीने या जीवन शैली के ये मानदंड ही मूल्य कहलाते हैं। सामान्य शब्दों में इन्हें जीवन जीने की कसौटी कहा जा सकता है। तकनीकी शब्दावली में इन्हें मानक कहा जाता है। जैसे हमारे देश के संविधान के प्रारंभ में उद्देशिका के अंतर्गत 4 मानक तय कर दिए गए हैं। 1 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यानी न्याय। 2 विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की यानी स्वतंत्रता। 3 प्रतिष्ठा और अवसर की यानी समता। और 4 व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली यानी बंधुता। जिसका अर्थ यही है कि संविधान के समूचे ढांचे का लक्ष्य इन 4 मानकों को पाना है। राष्ट्र के संदर्भ में इन 4 मानकों को राष्ट्रीय मूल्य कहा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का साफ साफ कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा क्रम के ढांचे पर आधारित होगी, जिसमें एक सामान्य केंद्रिक होगा और अन्य हिस्सों की बाबत लचीलापन रहेगा, जिन्हें स्थानीय पर्यावरण तथा परिवेश के अनुसार ढाला जा सकेगा। सामान्य केंद्रिक में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक जिम्मेदारियों तथा राष्ट्रीय अस्मिता से संबंधित अनिवार्य तत्व शामिल होंगे। ये मुद्दे किसी एक विषय का हिस्सा न होकर लगभग सभी विषयों में पिरोए जाएंगे। इनके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों को हर इंसान की सोच और जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाएगी। इन राष्ट्रीय मूल्यों में ये बातें शामिल हैं: हमारी समान सांस्कृतिक धरोहर, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, स्त्री पुरुषों के बीच समानता, पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक समता, सीमित परिवार का महत्व और वैज्ञानिक तरीके की अमल की जरूरत। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल्यों का संबंध कुछ ऐसे तत्वों से जुड़ा हुआ है। 1 जिन्हें हम जीवन में ढालना चाहते हैं, लेकिन फिर इन्हें 2 हम अशुभ, अच्छा बुरा, उचित अनुचित आदि कसौटी पर कसते हैं। यदि मूल्यों और जीवन के ढंग में आपसी अटूट रिश्ता है, दूसरे शब्दों में भी होगा। जैसे मूल्य वे हैं जिन्हें हम अच्छे बुरे आदि कसौटी पर कसते हुए जीवन जीने के लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। जीवन के अनेक आयामों की तरह इनके भी आयाम हैं। बहुत ही सूक्ष्म अवधारणा होने के कारण मूल्य की परिभाषा करना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। विभिन्न विचारकों ने इसकी परिभाषा करने की अपेक्षा अपने अपने दृष्टिकोण से इसके लक्षणों की चर्चा करते हुए इसकी व्याख्या प्रस्तुत की है। इन विभिन्न दृष्टिकोणों को भी मोटे तौर पर 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। 1 दार्शनिक दृष्टिकोण, 2 मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और 3 सामाजिक दृष्टिकोण। इन तीनों प्रमुख दृष्टिकोणों के भीतर भी इनकी विभिन्न शाखाओं ने इन्हें अपने अपने चिंतन या अनुभवों के आधार पर स्पष्ट करने की कोशिश की है। सार रूप में इन्हें इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है: मूल्य शुभ और अशुभ का ही दूसरा नाम है। मूल्य किसी भी समाज के ऐसे मानक व्यवहार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को दिए जाते हैं। इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आता रहता है। मूल्य किसी तथ्य, तत्व या घटना आदि को बुरा या अच्छा साबित करने का निर्णय है। मूल्य ऐसी अनुभूतियां हैं जो किसी के जीवन की दिशा को निर्धारित करने की भूमिका निभाती है। मूल्य किसी व्यक्ति के जीवन की प्रभावकारी इच्छाओं का समूह है। मूल्य किसी वस्तु आदि के प्रति किसी का सकारात्मक या नकारात्मक रवैया है। मूल्य से अभिप्राय है किसी वस्तु का वह गुण या विशेषता जिसके प्रति किसी की रुचि या प्रशंसात्मक रवैया जाहिर हो। मूल्यों की व्यवहारिकता व्यक्ति के व्यवहार में यानी उसकी क्रियाओं में दिखाई देती है। इस स्थिति में मूल्य व्यक्ति की क्रियाओं या उसके व्यवहार के निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है तो इसका अर्थ है कि वह सहायता जैसे मूल्यों को महत्व देता है तथा इसी से प्रेरणा या निर्देश पाकर दूसरों की सहायता करता है। इसी प्रकार सत्य जैसा मूल्य व्यक्ति को सच के व्यवहार में लाने अथवा सत्य की खोज करने का निर्देश अथवा प्रेरणा प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मूल्य ही व्यक्ति की अधिकतर गतिविधियों को क्रियान्वित रूप देते हैं। व्यक्ति ऐसे कार्यों या गतिविधियों को नहीं चुनता या नहीं चुनना चाहता जिससे उसके मूल्यों से टकराहट होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में जो मूल्य एक बार तय हो गए हमेशा ही उसी प्रकार बने रहते हैं, बल्कि इसके विपरीत उनमें बदलाव आता रहता है। यह बदलाव स्वाभाविक भी हो सकता है और जानबूझकर लाया गया भी। सच्चाई यह है कि हर बदलाव के पीछे जाने अनजाने मूल्यों का बदलाव ही छिपा होता है। यानी मूल्यों और सामाजिक परिस्थितियों में एक सहज संबंध है। सामाजिक स्थितियों के बदलाव का सीधा प्रभाव मूल्यों पर पड़ता है, इसलिए मूल्यों के स्वरूप को सापेक्ष माना गया है। साथ ही मूल्य विभिन्न सामाजिक संदर्भों में मनुष्य के उच्च आदर्शों, लक्ष्यों आदि का नियंत्रण भी करते हैं, जिससे बदलाव की गति लगातार प्रभावित होती रहती है। किसी भी समाज की शिक्षा व्यवस्था वास्तव में इन्हीं जीवन मूल्यों के निर्माण की प्रक्रिया है। खुले तौर पर मूल्यों का रूप बहुआयामी हो सकता है, पर शिक्षा व्यवस्था कुछ खास का चुनाव करके अपनी भावी पीढ़ी को इनकी प्राप्ति के लिए तैयार करती है।
भावी पीढ़ी को विशिष्ट दिशा देने की कोशिश करती है। इन मूल्यों को अपनी नीति के रूप में स्वीकार करती हुई इसे नैतिक शिक्षा का रूप देती है। थोड़ा गहराई से विचार करें तो एक बात बड़ी साफ उभरती है कि समूची शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य एक मानवीय समाज का निर्माण करना होता है। भावी पीढ़ी को मानवीय गुणों से संपन्न करना। समाज के विभिन्न रूपों, विभिन्न स्थितियों आदि की नजर से इनका रूप कुछ भिन्न हो सकता है, परंतु मूल बात मानवीय समाज का निर्माण है। हमारे देश की एक शिक्षा समिति 1990 ने अपने प्रतिवेदन के नाम प्रबुद्ध मानवीय समाज की ओर से इस ओर संकेत देते हुए मानवीय समाज के स्वरूप को भी प्रबुद्ध सजग रूप में देखने की कोशिश की है और शिक्षा को ही इसका साधन माना है। इस समूची चर्चा के आधार पर कह सकते हैं कि मूल्यों से अभिप्राय है किसी भी समाज के वे यानी सामाजिक, जैसे हमारे प्रजातांत्रिक समाज में समानता, भाईचारा आदि, नैतिक जैसे सत्य बोलना, मेहनत करना आदि, सांस्कृतिक मानदंड या लक्ष्य हैं जिन्हें वह समाज महत्व देता है तथा शिक्षा आदि की प्रक्रिया के द्वारा पाना चाहता है। यहाँ मूल्य की इस अवधारणा को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। इसी प्रकार इन्हें व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों अथवा आर्थिक या राजनीतिक परिप्रेक्ष्यों में देखा जाता है। कैसेट नंबर 2 साइड ए पृष्ठ 40 से 58 तक समाप्त।